गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्कार, मेरा नाम है नदीम। सरकारी नौकरी विद नदीम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज 22 फरवरी के करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम आज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 फरवरी के करंट अफेयर्स। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रंगला पंजाब उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रंगला पंजाब उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? पहला है पंजाब राज्य में, बी है हरियाणा राज्य में, सी राजस्थान में, डी दिल्ली में। रंगला पंजाब उत्सव मनाया गया है, वो किस राज्य में मनाया गया है? चार ऑप्शन दिए हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज ए का जो आंसर है मैं बताने जा रहा हूँ। ए का आंसर है पंजाब। रंगला पंजाब से नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पंजाब राज्य में ये उत्सव मनाया गया है। और रंगला पंजाब की जो घोषणा की है गई है उसमें राज्य भर में 190 त्योहारों के साथ इसकी घोषणा की गई है। ठीक है। और जो इसका उद्देश्य है, रंगला पंजाब उत्सव जो मनाया जा रहा है राज्य में, पंजाब राज्य में, तो इस उत्सव का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो है पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देना ताकि टूरिज़्म वहाँ पे बढ़े और जिससे कि आर्थिक विकास बढ़े। तो आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, अगर दूसरी कंट्री के कोई भी आते हैं तो हमारे यहाँ उस स्थान की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और जिससे वहाँ का विकास होगा। और यानी कि क्या है, उद्देश्य पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और त्योहार जो है पंजाब की विविध संस्कृति, जो वहाँ की संस्कृति है वो विविध प्रकार की है, उसको और स्वतंत्रता संग्राम की जो भूमिका रही है पंजाब राज्य की, उसको उजागर करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2024 का विषय क्या था? ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 21 फरवरी को मनाया गया है। तो जो इसका विषय था वो क्या था? चार ऑप्शन है। पहला ए, बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ीगत सीखने का एक स्तंभ। बी है शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका। सी शिक्षा के लिए सभी के लिए समान अवसर। और डी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ऑप्शन है बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ीगत सीखने का एक स्तंभ। बी शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका। सी शिक्षा के लिए सभी के लिए समान अवसर। डी शिक्षा की गुणवत्ता। अगर आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज दो का जो आंसर है वो है ए, बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ीगत सीखने का एक स्तंभ। होता क्या है कि 1999 नवंबर में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जो है कि सामान्य सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा की, जिसका बाद में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इसका स्वागत किया गया कि हाँ, कि हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएंगे, 21 फरवरी को मनाया जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस स्टार्टअप को आईटी में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया? तीसरा क्वेश्चन है, किस स्टार्टअप को, यानी कि एक स्टार्टअप है इंडिया में और जिसको आईटी में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल के रूप में सम्मान दिया गया है, सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन है। स्टार्टअप का नाम नहीं बताया गया है। बी स्टार्क टेक, सी स्विगी, डी जोला। आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तीन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी स्टार्क टेक। स्टार्क टेक को आईटी में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल में से इसके सम्मानित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इग्नू के किस दीक्षांत समारोह में 3 लाख डिग्री डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए? ठीक है। इग्नू के किस दीक्षांत समारोह में 3 लाख से ज्यादा डिग्री डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए? ऑप्शन ए 34वें, ऑप्शन बी 35वें, ऑप्शन सी 36वें, ऑप्शन डी 37वें। इसे ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, 34वें, 35वें, 36वें, 37वें। किस दीक्षांत समारोह में 3 लाख से ज्यादा डिग्री डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं इग्नू के? ठीक है।
तो जो इसका सही आंसर है वो है 4 का डी, 37वें। इग्नू के 37वें दीक्षांत समारोह में 3 लाख से ज़्यादा डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इग्नू क्या है? ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। स्पेशली ये उनके लिए है कि जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी हो और बाद में पढ़ाई अपनी आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इग्नू से वो पढ़ाई अपनी आगे बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है? या काम करते हुए अगर आपको आगे की पढ़ाई जारी रखनी है तो इग्नू के ज़रिए आप जारी रख सकते हैं। तो इस दौरान क्या किया गया कि 3 लाख से ज़्यादा डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। तो क्या ये जो दीक्षांत समारोह है, कहाँ पे हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, इग्नू मैदान, गढ़ी परिषद जो है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है? कौन से नंबर पे है ये? 37वें। चलिए, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन, नोएडा में आयोजित पुष्प शो का वार्षिक संस्करण क्या था? ठीक है? नोएडा में एक पुष्प शो का आयोजन हुआ। इसका ये वार्षिक संस्करण क्या था? 35वां था, 36वां था, 37वां था, 38वां था। पिछले में 37वां था, याद रखिएगा। अब इसका बताइएगा 35वां, 36वां, 37वां, 38वां। तो अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करिए। नोएडा जो है यूपी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 का बी। नोएडा में 36वां पुष्प शो का वार्षिक संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है? तो नोएडा का जो वार्षिक पुष्प शो शुरू हुआ जिसमें रामलीला मैदान में 70 फूलों की किस्मों का प्रदर्शन किया गया और थीम फूल के रूप में स्टॉक पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें निशुल्क प्रवेश, बागवानी प्रतियोगिताओं में सांस्कृतिक शो और सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटकों के साथ 80 स्टॉल शामिल किए गए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, केरल के बजट में मानव पशु संघर्ष निपटने के लिए कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? केरल के बजट में, केरल का बजट आया तो उसमें मानव पशु संघर्ष से निपटने के लिए कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया था? 25 करोड़, 50 करोड़, बी है, सी है 75 करोड़, डी है 100 करोड़। ऑप्शन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए 25 करोड़, बी 50 करोड़, सी जो है 75 करोड़, डी 100 करोड़ रुपए। आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। अभी केरल का जो बजट आया उसमें मानव पशु संघर्ष से निपटने के लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 का बी, 50 करोड़ रुपए। केरल के बजट में मानव पशु संघर्ष से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया और राज्य में रिपोर्ट किए गए मानव पशु संघर्षों को संबोधित करने के लिए बजट में अधिक परिव्यय निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विवादों को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक सलाह और समाधान तलाशेगी और जो इसका उद्देश्य है, निपटने के लिए जो राशि है, इसका उद्देश्य जो है अतिक्रमण को रोकना है और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ वन सीमाओं की पहचान करना भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की G20 अध्यक्षता में किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? WHO ने भारत की G20 अध्यक्षता में, यानी कि G20 की अध्यक्षता जो है भारत ने किया, तो किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया WHO ने? पहला ए, डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म, बी शिक्षा प्लेटफॉर्म, सी कृषि प्लेटफॉर्म, डी ऊर्जा प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सातवां है, WHO ने भारत की G20 अध्यक्षता में किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? ए डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म, बी शिक्षा प्लेटफॉर्म, सी कृषि प्लेटफॉर्म, डी ऊर्जा प्लेटफॉर्म। आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज सात का जो है ये आंसर है डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म। WHO ने भारत की अध्यक्षता में G20 की अध्यक्षता में जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म। ठीक है, और डिजिटल स्वास्थ्य जो है का उसका जो तात्पर्य है वो स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से, जैसे मोबाइल डिवाइस हो गया, सॉफ्टवेयर ऐप हो गया, इसके जरिए से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय खाद्य ब्रांड प्रसुमा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पुरस्कार जीतने वाला पहला बन गया है? कौन सा भारतीय खाद्य ब्रांड प्रसुमा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पुरस्कार जीतने वाला पहला बन गया है?
चार ऑप्शन है, ए प्रसुबा, बी आईटीसी, सी अमूल, डी नेस्ले। तो इसका तो आंसर यही है, प्रसुमा। तो ठीक है, ए है प्रसुमा। कौन सा कौन सा भारतीय खाद्य ब्रांड प्रसुमा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पुरस्कार जीतने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रसुमा है। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन ने एलएसी पे किस स्तर की बैठक की? भारत और चीन के बीच में एलएसी पर एक बैठक हुई है, तो वो किस स्तर की बैठक थी? कोर कमांडर, बी सेना कमांडर, सी वायुसेना प्रमुख, डी नौसेना प्रमुख। तो ऑप्शन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोर कमांडर, सेना कमांडर, वायुसेना प्रमुख, डी नौसेना प्रमुख। इसका जो सही आंसर है नौका। भारत और चीन ने एलएसी पर जो बैठक की है वो कोर कमांडर स्तर की बैठक की है। और जो ये बैठक थी कोर कमांडर स्तर की, ये किस दौर की बैठक थी? 21वें दौर की बैठक थी। 21वें दौर की बैठक ये मनाई गई है। और बाचीर कोर कमांडर स्तर की बैठक का 21वां दौर जो है 19 फरवरी को चुशुल मोंडो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित किया। कहाँ पे? चुशुल मोंडो सीमा बैठक पर। इसमें दोनों पक्ष प्रासंगिक सैन्य और राजनयिक तंत्र के माध्यम से आगे के रास्ते पर संचार बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, लुक ईस्ट नीति के विस्तार के तहत भारत ने क्या किया? लुक ईस्ट नीति है, तो इस विस्तार के तहत इस नीति के तहत भारत ने क्या किया है? ए भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष जो हैं थाईलैंड भेजेंगे। बी थाईलैंड को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। और सी थाईलैंड के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। डी थाईलैंड में भारतीय सैन्य टुकड़ी तैनात की गई है। फिर से, लुक ईस्ट नीति के विस्तार के तहत भारत ने क्या किया है? ए भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष थाईलैंड में भेजे गए हैं। बी थाईलैंड को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। सी थाईलैंड के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। डी थाईलैंड में भारतीय सेना टुकड़ी तैनात की गई। तो आंसर पता है तो कमेंट करिए। ओके, तो 10वें का जो आंसर है वो है, क्या है? ए भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष जो हैं वो थाईलैंड भेजे गए हैं। इसमें क्या किया गया है? चार चार याद रखिएगा, 4 पवित्र अवशेष लुक ईस्ट नीति के तहत भारत ने थाईलैंड को भेजे हैं। ओके, तो पहले कपिल वस्तु अवशेष जो थे मंगोलिया भेजे गए थे इसके पहले। आगे बढ़ते हैं, या एक काम करते हैं, थाई सरकार के अनुरोध पे, यानी थाईलैंड के सरकार की जो अनुरोध पे उन्होंने अनुरोध किया कि दुर्लभ कपिल वस्तु पिपरावा अवशेष और सांची के बुद्ध के शिष्यों के अवशेष और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने और बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको प्रदर्शित किए जाएंगे। ठीक है, उनके अनुरोध से। तो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, जीडी बुल्ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? ए प्रोफेसर अदिति सेंडे, बी किरण बेदी, सी कल्पना चावला, डी इंदिरा गांधी। तो 12 का जो सही आंसर है वो है ए प्रोफेसर अदिति सेंडी। इन्होंने जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। ठीक है, प्रोफेसर अदिति सेंडे को वर्ष 2023 के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इनको सम्मानित किया गया। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए असाधारण वैज्ञानिक अनुसंधान को मान्यता देता है। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 119वां देश बन गया है कौन? भारत, ए चीन, बी अमेरिका, सी डी माल्टा। आंसर पता है तो कमेंट करिए। 12 का जो सही आंसर है वो है डी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां जो देश है वो है माल्टा। माल्टा को इसमें शामिल किया गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 119वें देश के रूप में माल्टा का स्वागत भी किया है। ठीक है, विदेश मंत्रालय माल्टा के अस्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने नई दिल्ली में डिपॉजिटरी के प्रमुख और संयुक्त सचिव आर्थिक जो कूटनीतिक हैं अभिषेक सिंह की उपस्थिति में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, भारतीय रक्षा उपकरण साइट 2024 पर सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, इसका जो सही आंसर है क्या बता सकते? तो ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी ढाका।
भारतीय रक्षा उपकरण SIDE साइड 2024 पर सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? ए भारत में किया गया था, बी चीन में किया गया था, सी अमेरिका में किया गया था, डी ढाका में किया गया था। तो आंसर जो इसका है वो है डी। भारतीय रक्षा उपकरण साइट 2024 पर सेमिनार जो है ढाका में आयोजित किया गया था। इसमें क्या है, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग प्रणय वर्मा और बांग्लादेश सशस्त्र बल प्रभाग के जो प्रधान कर्मचारी अधिकारी थे लेफ्टिनेंट जनरल MR शमीम ने ढाका में भारतीय रक्षा उपकरणों पर ये सेमिनार आयोजित किया गया था। ठीक है। भारत बांग्लादेश के लिए 500 मिलियन डॉलर की रक्षा ऋण सुविधा का उपयोग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 में कितने देशों ने भाग लिया? बहुराष्ट्रीय एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शांति प्रयास 4। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? ए 10, बी 15, सी 19, डी 25। आंसर पता है तो कमेंट करिए। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है 19 देशों ने भाग लिया है। और इसमें क्या है, सैन्य अभ्यास जो है शांति प्रयास 4 जो है नेपाल में शुरू किया गया था। PM पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विशेष समारोह का उद्घाटन किया। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में SC जो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश फली सैम नरीमन का निधन कितनी आयु में हुआ है? ए 85 वर्ष, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे फली सैम नरीमन, जिनका निधन हो गया है, तो उनकी आयु क्या थी? 85 वर्ष, ए 90 वर्ष, बी 95 वर्ष, सी 100 वर्ष, डी। तो इसका जो सही आंसर है ए 85, बी 90, सी 95, डी 100। अगर आंसर पता है तो कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर है वो है 95 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जो फली सैम नरीमन थे, न्यायाधीश थे, उनकी जो मृत्यु हुई 95 वर्ष की आयु में हुई है। तो इसी के साथ आज का एक करंट अफेयर्स हम यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।